तो हम लोग जो है आज वही चैप्टर सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट का लेक्चर नंबर 10 पढ़ेंगे आज नेक्स्ट क्लास में। अब यहाँ हम लोग पिछले क्लास में यानी लेक्चर नंबर 9 में रॉल्ड्स लॉ पढ़े थे और रॉल्ड्स लॉ पढ़े थे वैसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट वोलेटाइल था, सिर्फ एक ही कंपोनेंट उड़ने वाला था। वोलेटाइल था मतलब उड़ने वाला था। कितना कंपोनेंट? सिर्फ एक कंपोनेंट। अब आज जो है सॉल्यूशन ऐसा बनाना है कि जिसमें दोनों कंपोनेंट उड़े, दोनों दो चीज़ मिलाना है, दोनों उड़ सकता है। पिछले दिन ऐसा नहीं था, लेक्चर 9 में था कि एक कंपोनेंट वाटर है, दूसरा कंपोनेंट शुगर है, तो वाटर तो उड़ सकता है मगर शुगर नहीं उड़ सकता। तो वो था सिर्फ एक उड़ने वाला। रॉल्ड्स ने जो लॉ दिया था वो सिर्फ एक उड़ने वाले पर दिया, जिसमें वाटर एंड शुगर, वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया, वाटर एंड ग्लूकोज का सॉल्यूशन लीजिएगा तो उसमें वाटर उड़ेगा और जो सेकंड कंपोनेंट है वो नहीं उड़ेगा, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था। लेकिन आज ऐसा सॉल्यूशन बनाइए, ऐसा मिक्सचर बनाइए जिसमें दोनों के दोनों कंपोनेंट लिक्विड ही हो और दोनों उड़ने की क्षमता रखती हो। वैसे केस का स्टडी आज किया जाएगा। और ये स्टडी से, जैसे पेट्रोल है और डीजल है, पेट्रोल है और केरोसिन है, ये दोनों अगर मिक्सचर में है तो पेट्रोल भी उड़ सकता है और केरोसिन भी उड़ सकता है। तो इसमें दोनों उड़ सकता है। और यही फाइनली बेसिस बना, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पढ़ोगे, फाइनली बेसिस बना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है फाइनली जो है यही बेसिस बना। तो इसी बेसिस पर हम लोग जो है ये फाइनली स्टडी करेंगे कि कैसे जो है ये जो है सॉल्यूशन हम लोग मान लीजिए बना रहे हैं। ए एंड बी, ए भी जहाँ उड़ सकता है और बी भी जहाँ उड़ सकता है, दोनों में उड़ने की क्षमता हो। ए भी उड़े और कौन उड़े? बी भी उड़े। यहाँ ए के भी जो है वेपर होंगे और बी के भी वेपर होंगे। जैसे आपको एज्यूम कराते हैं, मान लीजिए वाटर में अल्कोहल डाल दिए, जैसे वाइन होती है ना, विस्की होती है ना, विस्की में वाटर भी रहता है और कौन रहता है? अल्कोहल भी रहता है, दोनों मिक्सचर रहते हैं। इसमें दोनों उड़ सकते हैं, दोनों उड़ सकते हैं। मान लीजिए ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ एक्स ए है और बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ एक्स बी है। ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। प्योर ए का वेपर प्रेशर पी ए नॉट है और प्योर बी का वेपर प्रेशर पी बी नॉट है। तो हम रॉल्ट लॉ के अनुसार, रॉल्ट कहते हैं कि ए का जो यहाँ ऊपर में पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, यहाँ ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के मोल फ्रैक्शन पर। तो पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए का वेपर प्रेशर। और बी का वेपर प्रेशर जो है बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप क्या करोगे कि ए के मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए के, तो इक्वल करने के लिए आप एक कांस्टेंट डालोगे। यही कांस्टेंट है प्योर ए का वेपर प्रेशर, प्योर ए का वेपर प्रेशर। यही हो गया पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ई आप जो है निकाल लिए ए का पार्शियल वेपर प्रेशर। ए का पार्शियल वेपर प्रेशर यहाँ निकल गया,
यहाँ पर क्या निकल गया, ए का पार्शियल वेपर प्रेशर निकल गया। उसी तरह बी का पार्शियल वेपर प्रेशर पी इक्वल टू पी नॉट एक्स बी हो गया। अब जो है यहाँ टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, तो टोटल वेपर प्रेशर यहाँ दोनों के पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड कर दीजिए तो टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। तो दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर यहाँ ऐड हो गया, पी प्लस पी बी ऐड हो गया तो टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा हम लोगों को। यहाँ पी ए के लिए पी ए नॉट एक्स ए हो गया और पी बी के लिए पी बी नॉट एक्स बी हो गया। अब आप पुट कर सकते हो क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, इसलिए एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए आप पुट कर सकते हो। तो आप पुट कर दो 1 माइनस एक्स ए पुट कर दो, पुट कर दिए। अब जो है पी ए और पी बी दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर, ए का पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर पी बी, तो दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर के सम को पी सॉल्यूशन कहेंगे या पी कहेंगे, यानी टोटल वेपर प्रेशर कहेंगे। इसको टोटल भी आप बोल सकते हैं, आप चाहो तो इसे टोटल भी लिख सकते हो। टोटल का मतलब दो चीज़ है तो दोनों का सम, तो दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट हैं, दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर का जो है सम हो जाएगा पी टोटल या पी सॉल्यूशन। अब ये जो है इसको आप पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट एक्स ए कर दीजिए, यहाँ एक्स ए और यहाँ एक्स ए है, एक्स ए को यहाँ कॉमन ले लीजिए, पी बी नॉट को आगे कर दीजिए तो पी टोटल इजकल टू हो जाएगा, पी टोटल भी कह सकते हो इसको, पी टोटल इजकल टू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू एक्स ए, ये हो गया। अब जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक इक्वेशन है y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स पर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसका भी जो ऊपर वाला लाइन है ये इसी का ग्राफ है, c जहाँ y इंटरसेप्ट है, m स्लोप है और x जो है x एक्सिस है। तो जो है इस पर आप कर सकते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ। अब आइए ज़रा ग्राफ देखते हैं इंडिविजुअल, ज़रा ध्यान देंगे आप इस ग्राफ में। ग्राफ में एक बात ये ध्यान देंगे, ये जो लाइन जा रही है वो ए की लाइन जा रही है, ये ए का ग्राफ है। आप जो है y इक्वल टू एम एक्स का भी ग्राफ जानते हो, y इक्वल टू एम एक्स कहो या y इक्वल टू 3x कहो, ऐसा ग्राफ आप जानते हो। ये ही ग्राफ है, ये ग्राफ इसी तरह का है। तो ये ग्राफ हो गया आपका पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ये ग्राफ हो गया ए का, ये ए का ग्राफ जा रहा है। ये ग्राफ हो जाएगा बी का, ये बी का ग्राफ हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, ये बी का ग्राफ जा रहा है। ये सिर्फ बी का ग्राफ है, ये सिर्फ ए का ग्राफ है, ठीक है। और ये दोनों के मिक्सचर का ग्राफ है, ये दोनों के मिक्सचर का ग्राफ है, यानी सॉल्यूशन का ग्राफ है। तो फिलहाल इस ये ए का जो है, और यहाँ देखिएगा ए का मोल फ्रैक्शन जब 0 है, इसको मार्क कीजिए, आपको और बारीकी से मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ए का जब मोल फ्रैक्शन 0 है तब ए का वेपर प्रेशर भी 0 है। जैसे जैसे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, यहाँ 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, और इस तरह ए का मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर आप देखते जाओ बढ़ता जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर बी का मोल फ्रैक्शन 0 है तो इधर ए का मोल फ्रैक्शन इधर से इधर बढ़ेगा तो बी का मोल फ्रैक्शन इधर से इधर बढ़ेगा। ए का मोल फ्रैक्शन आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो बढ़ रहा है, तो बी का राइट टू लेफ़्ट बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे बी राइट टू लेफ़्ट आएगा तो वैसे वैसे इसका हाइट बढ़ता जाएगा बी का, ए लेफ़्ट टू राइट जाएगा तो इसका हाइट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता है सॉल्वेंट का वैसे वैसे उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ते चला जाता है। बढ़ते 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 यहाँ आने के बाद
आप ये देखोगे कि B का मोल फ्रैक्शन 0 हो जाता है और A का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाता है। A का मोल फ्रैक्शन अगर 1 हो गया और B 0 हो गया, इसका मतलब इसमें केवल A ही है, B नहीं है। इसमें केवल A ही है, सिर्फ A ही सॉल्वेंट है। B का अमाउंट इसमें 0 हो गया, मतलब B नहीं है। और जब A ही है तो ये प्योर हो गया, और प्योर का वेपर प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? PA0। प्योर के वेपर प्रेशर को PA0 कहते हैं। तो ये PA0 हो गया। उसी तरह जैसे ही XB को लोगे, XB यहाँ 0 है, लेकिन जैसे जैसे ये लेफ्ट बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा और यहाँ PB0 में आ गया। जैसे ही यहाँ आया तो XB 1 हो गया, लेकिन X से ये भी 0 हो गया। तो यहाँ भी X से 0 हो गया तो A का अमाउंट 0 हो गया, तो B क्या हो गया? केवल B ही हो गया, अकेले हो गया। तो अकेले B को प्योर B कहेंगे, और इसीलिए इस प्रेशर को PB0 यानी कि प्योर B के वेपर प्रेशर, प्योर B का वेपर प्रेशर कहेंगे। अब इंडिविजुअली ये दोनों ग्राफ अपना अपना है दोनों का। ये B का अपना ग्राफ है, ये A का अपना ग्राफ है, और ये दोनों के मिक्सचर का ग्राफ है। जैसे मान लीजिए कि जब अमाउंट जो है XA का 0.2 था, उस समय XB का अमाउंट कितना रहा होगा? 0.8। जब XA का अमाउंट 0.2 था, उस समय मान लीजिए कि XB का अमाउंट कितना रहा होगा? 0.8। तो इसका वेपर प्रेशर A का इतना रहा होगा, तो B का वेपर प्रेशर कितना रहा होगा? इतना। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये है PA और ये है PB, और दोनों को ऐड कीजिएगा तो आप यहाँ पहुँच जाइएगा। देख लीजिए, ये हो गया PB, ये हो गया PB और ये हो गया PA। दोनों को ऐड किया तो पहुँच गए आप यहाँ। यहाँ से यहाँ तक तो PB है, और इसको यहाँ ले आके ऊपर ऐड कर दीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? PA हो गया। यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका PB, और यहाँ से यहाँ तक हो गया PA, और ये फाइनली ये हो गया PA प्लस PB। तो यहाँ आप आ गए। तो ये किसका ग्राफ है? सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन का ग्राफ है। तो ये ग्राफ सॉल्यूशन का चल रहा है। अब सॉल्यूशन का ग्राफ C प्लस MX पर है, जहाँ C है y इंटरसेप्ट। तो इस ग्राफ को इसे समझा जा सकता है, यहाँ से यहाँ लाइन आप खींचेंगे तो ये पैरेलल लाइन जा रहा है x एक्सिस के, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना? PB0। चूँकि इसका वैल्यू कितना है? PB0। यहाँ से यहाँ तक PB0, तो यहाँ से यहाँ तक PB0 हो गया। अब ये चूँकि यहाँ से लेके यहाँ तक PA0 है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? PA0 माइनस PB0, ये वैल्यू हो जाएगा। ये हो गया परपेंडिकुलर, और यहाँ से यहाँ तक बेस है। बेस का वैल्यू कितना है? 1 है। यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू कितना है बताइए? 1 है। 1 है। तो m जो होता है, ये m क्या है? m है tan थीटा, और tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। और परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया? बोलिए। परपेंडिकुलर हो गया PA0 माइनस PB0। परपेंडिकुलर हो गया। इस ऊपर वाले सॉल्यूशन के ग्राफ का परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर हुआ PA0 माइनस PB0, और बेस क्या हुआ? बेस तो हो गया x से बराबर 1, पूरा 1 है यहाँ से यहाँ तक, तो 1। तो m का वैल्यू कितना आ गया? PA0 माइनस PB0। तो देखिए m PA0 माइनस PB0 के बराबर है, और y इंटरसेप्ट यहाँ है, देख लीजिए y यहाँ कटा है तो PB0 है, PB0 है y इंटरसेप्ट C का वैल्यू, और ये हो गया x है। तो इस तरह आप ग्राफ को समझ लिए। ये दोनों वोलेटाइल लिक्विड होगा, उस केस में ये ग्राफ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप ग्राफ को समझे। ठीक। तो अभी हम लोग जो है रॉल्स लॉ देखे, वैसे केस में जब दोनों के दोनों वोलेटाइल लिक्विड हों, दो लिक्विड हों और दोनों वोलेटाइल हों, तो NCERT में इस पर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 16 में दो
लिक्विड दिए गए हैं। हेप्टेन भी लिक्विड है और ऑक्टेन भी लिक्विड है, ये समझिएगा। हेप्टेन भी लिक्विड है और ऑक्टेन भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है। हेप्टेन का फॉर्मूला आपको पता है। हेप्टेन को H से डिनोट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है C7H16। इसका मोलेकुलर वेट भी निकाल ही लीजिए, MH मोलेकुलर वेट ऑफ हेप्टेन। मोलेकुलर वेट हेप्टेन का क्या हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 12 7 जा अब प्लस 84 और 16 जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा। हेप्टेन का मोलेकुलर वेट 100 हो गया। और दूसरा आपका लिक्विड है ऑक्टेन। ऑक्टेन को O से डिनोट कीजिए और C8H18। इनका मोलेकुलर वेट हो जाएगा 114। ठीक है, तो आप दोनों का मोलेकुलर वेट देख लिए। अब दोनों का वेट भी दिया हुआ है, दोनों का आपके पास वेट भी पता है। ये कितना कितना मिलाए गए हैं भाई, एक कंटेनर है जिसके अंदर ये मिलाए गए हैं। हेप्टेन कितना ग्राम लिए गए हैं, हेप्टेन लिए गए हैं, वेट ऑफ हेप्टेन 26 ग्राम और वेट ऑफ ऑक्टेन 35 ग्राम। ठीक, तो यहाँ जो है वेट ऑफ हेप्टेन 26 ग्राम और वेट ऑफ ऑक्टेन 35 ग्राम, ये दोनों का वेट देख लिए। अब प्योर हेप्टेन का वेपर प्रेशर जो है कितना दिया हुआ है, प्योर, दोनों प्योर का भी दिया होगा। ये दोनों मिलके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, 2 लिक्विड्स कंपोनेंट्स इतना किलो पास्कल एंड इतना पास्कल रेस्पेक्टिवली लिख रहा है, मतलब ये हुआ हेप्टेन का और ये हुआ ऑक्टेन का। तो pH0 प्योर हेप्टेन का वेपर प्रेशर कितना, 105.2 किलो पास्कल और प्योर ऑक्टेन का वेपर प्रेशर 46.8 हो गया। दोनों का मिक्सचर बन गया। अब आपका क्वेश्चन है कि इनका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है, देखिए, व्हाट विल बी दी वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन। इनके सॉल्यूशन का जब ये 26 और 35 ग्राम लिए जाएं तो इनके मिक्सचर का वेपर प्रेशर क्या होगा। मिक्सचर का वेपर प्रेशर अब बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन पता हो जाना चाहिए। देखिए, अभी अभी जो फार्मूला पढ़े थे, पी टोटल कहिए, पी टोटल याद है ना, पी टोटल इजकल टू pH0 XH प्लस PO0 XO। तो अब किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए और दूसरे में पुट कर दीजिए। ये आप pH0 XH रख लीजिए और इसे PO0 1 - XH कर दीजिए। अब आप मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए और पुट कर दीजिए, निकल गया आपका टोटल वेपर प्रेशर दोनों के मिक्सचर का। मोल फ्रैक्शन आपको पता है, आप कैसे निकालते हो, XH निकालना है तो NH मोल्स ऑफ हेप्टेन बाई मोल्स ऑफ हेप्टेन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्टेन। ठीक, मोल का फार्मूला आपको पता है, वेट बाई मोलेकुलर वेट होता है। तो वेट ऑफ हेप्टेन बाई मोलेकुलर वेट ऑफ हेप्टेन डिवाइडेड बाई वेट ऑफ हेप्टेन बाई मोलेकुलर वेट ऑफ हेप्टेन प्लस वेट ऑफ ऑक्टेन बाई मोलेकुलर वेट ऑफ ऑक्टेन। अब आप पुट कर लो। ये वेट ऑफ हेप्टेन क्या रखोगे, 26 बाई मोलेकुलर वेट ऑफ हेप्टेन का 100
डिवाइडेड बाई यहाँ 26/100 प्लस ऑक्टेन का 35 मोलेकुलर वेट 114 निकल गया। इसी को आप यहाँ पुट कर दोगे, बाकी दोनों पता है, निकल जाएगा। इसे आप कैलकुलेट करो, इसे आप कैलकुलेट कर लो और कैलकुलेट करके निकाल लो। और यहाँ pH नॉट आपको पता है 105.2 इंटू XH आप पुट करोगे वहाँ से निकाल के यहाँ से, और PO नॉट 46.8 1 माइनस XH पुट कर दोगे। XH यही वाला पुट हो जाएगा दोनों जगह और ये कैलकुलेट हो जाएगा, ये निकल जाएगा। इस तरह से आप ये प्रॉब्लम कर लोगे फाइनली, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं NCERT का क्वेश्चन नंबर 17। ये डायरेक्ट रॉल्स लॉ पे है, जो पिछले लेक्चर नंबर 9 में पढ़े थे हम लोग, फार्मूला उसी पर है। हम लोग पढ़े थे एक फार्मूला P2 नॉट माइनस P बाई P2 नॉट इज इक्वल टू X1, ये फार्मूला पढ़े थे। इसी फार्मूला पर आप जो है सॉल्यूशन 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का आप निकाल सकते हैं, कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यही है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इसे निकाल सकते हैं आप। एक को X1 पता होना चाहिए। P2 नॉट आपका दिया हुआ है, P2 नॉट यहाँ दिया हुआ है, ठीक। तो P2 नॉट दिया हुआ है आपका 12.3 किलो पास्कल। तो आप P2 नॉट पुट कर दोगे, X1 अगर पता रहेगा तो P निकल जाएगा। P आपको निकालना है, तो P निकालने का एक तो मेथड ये हो गया, X1 पता होना चाहिए इसमें। और एक दूसरा मेथड है आपको डायरेक्ट रॉल्स लॉ से कि P इजकल टू P2 नॉट इंटू X2। तो इस फार्मूला में आपको X2 पता रहना चाहिए, इससे निकालेंगे तो आपको X1 पता रहना चाहिए, इस फार्मूला में X2 पता रहना चाहिए। तो फाइनली X1 पता रहे या X2 पता रहे, दोनों तो बात बराबर है आपके लिए, अंतर थोड़े है। X1 पता रहेगा तो X2 निकाल लोगे, X2 पता रहेगा तो X1 निकाल लोगे, 1 में से माइनस करके। तो ये बड़ी बात नहीं है, ये तो तुम कर ही लोगे। तुम चाहो तो दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। तो P निकालने के लिए P2 नॉट इस फार्मूला को लगाओगे तो 1 माइनस X1। यहाँ प्रॉब्लम यही है कि X1 मेरे को कैसे मिलेगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। P2 नॉट आपको पता है, X1 आपको पता नहीं है, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं नज़र आ रहा है, यही दिक्कत है। X1 पता नहीं है तो X1 कैसे निकालोगे। तो X1 निकालने के लिए आपके पास यहाँ उपाय है। आपको पिछले टॉपिक में, फर्स्ट टॉपिक में आपको एक फार्मूला बताए थे, रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। उस रिलेशन से मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन निकलेगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, मोलालिटी। देखिए मोलालिटी दिया हुआ है, 1 मोलालिटी है। तो आप इस मोलालिटी से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। आप उस फार्मूला को यूज करो जो पिछले टॉपिक में पढ़े थे, उस फार्मूला को यूज करो, उसको लगाओ, डायरेक्ट बन जाएगा। जैसे आपका वो फार्मूला क्या था, मोलालिटी इजकल टू, वो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ 1000 X1, जो पिछले टॉपिक में आप पढ़े थे, 1 माइनस X1 इंटू M2। यहाँ X1 निकलेगा, M पता है, M के जगह क्या रखोगे 1। अब रहा M2, M2 तो सॉल्यूशन में क्या, किस चीज़ का है दिखाई दे रहा है ना, किस चीज़ का सॉल्यूशन है, वाटर। सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर, वाटर का। और ये 2 किसको डिनोट करता है, सॉल्वेंट को। तो सॉल्वेंट का मोलेकुलर वेट में, यानी कि वाटर का मोलेकुलर वेट। तो वाटर का आप मोलेकुलर वेट पुट कर दोगे तो निकल जाएगा। वाटर का मोलेकुलर वेट पुट कर दोगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ मोलालिटी 1 पुट कर दो
1000x1, ठीक है, 1000x1, और यहाँ आप नीचे 1 - x1, और यहाँ मोलेकुलर वेट ऑफ वाटर 18 हो गया। अब यहाँ से आप x1 निकाल लोगे भाई, यहाँ से आप x1 कैलकुलेट कर लोगे, और ये x1 जो निकालोगे कैलकुलेट करोगे उसे यहाँ पुट कर दोगे तो यहाँ आंसर निकल जाएगा। यहाँ आप ले आके पुट कर दोगे, ये तो है 12.3, 1 - x1 पुट कर दो, यहाँ से जो निकलेगा उसे यहाँ पुट कर दो, यहाँ से जो निकलेगा उसे यहाँ पुट कर दो, निकल जाएगा। सॉल्व हो गया ना। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मास पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है, W1 पूछ रहा, मास पूछ रहा है, यानी कि W1 पूछ रहा है, W1 पूछा जा रहा है। M1 मोलर मास यानी मोलेकुलर वेट दे दिया गया है, मोलेकुलर वेट दिया गया है 40, ठीक, विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन। 114 ग्राम ऑक्टेन है तो ऑक्टेन का वेट 114 ग्राम और उसका मोलेकुलर वेट भी 114 होता है, तो ये 114 / 114 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। हाँ, एक चीज़ और आप ज़रा ध्यान देंगे, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%, 80% तक रिड्यूस कर देना है। यानी अगर शुरू में 100 है तो बाद में फाइनल कितना हो जाएगा 80% तक रिड्यूस करना है, 100 से घटा के 80 तक लाना है। तो इनिशियल वेपर प्रेशर अगर मान लीजिए x है तो बाद वाला वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, प्योर का वेपर प्रेशर अगर x है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 80% ऑफ x, तो 80/100 इंटू x, ये 0.8x। अब आप इस फार्मूला में पुट कर दीजिए, P20 - P/P20 इज इक्वल टू x1, और x1 आप जानते हैं, पुट कर दिए सब जगह और कैलकुलेट कर दिए, ये हो गया कट के 0.2, और यहाँ आपका आंसर निकल गया W1 10 ग्राम। अब जो है एक अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर में 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यानी कि आपका सॉल्यूट का वेट है W1 इक्वल टू 30 ग्राम, ठीक। M1 इसका आपको नहीं पता है, M1 निकालना है, और ये जो 30 ग्राम है 90 ग्राम वाटर में, यानी W2 जो है 90 ग्राम वाटर में जब डाला जाता है तो इसका वेपर प्रेशर है 2.8 किलो पास्कल, ठीक। और जब इसमें और इसमें जो है 18 ग्राम और पानी डाल दिया जाता है, यानी W2 दोबारा पानी डाल दिया जाता है, तो पानी कितना हो जाएगा 108 ग्राम पानी हो जाएगा। अब तो वैसी स्थिति में जो है इसका M1 तो निकालना ही है, P20 भी निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट में लिखेंगे P इक्वल टू P20 x2, ये रॉल्स लॉ का फॉर्मूला है, और इसमें P मान लीजिए पहला, और दूसरा केस में, पहला केस में हो गया ये, और दूसरे केस में P' कर दीजिए इसको, P20 तो सेम रहेगा, P20 x2'। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो P/P' इज इक्वल टू P20, ये तो कांस्टेंट है भाई, P20 x2', ये x2, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये 2.8/2.9 इज इक्वल टू x2 के लिए आप पुट करेंगे N2/N1 प्लस N2, और यहाँ पुट करेंगे N2/N1 प्लस N2', और इसमें पुट कर देंगे तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ N2 पुट करेंगे आप कितना
पानी का मोल पुट कर देंगे, ठीक है। इसका मोल फ्रैक्शन हो गया, यहाँ पानी का पुट कर देंगे, यहाँ जो है दूसरे केस में, पहला केस में पानी हो गया था आपका कितना 90 ग्राम।